हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष, फिजिकल एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय रायसेन। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जो फिजिकल एजुकेशन क्लासेस है उसका चैप्टर 1। सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिकल एजुकेशन एंड द सिलेबस। सो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन विच इज इन्वॉल्व सो मैनी एक्टिविटीज एंड द एजुकेशन पार्ट एज वेल। इसके अलावा जो सिलेबस है, एक बार हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह का हमारा सिलेबस है। इस बार जो सीबीएसई का लेटेस्ट करिकुलम आया उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो 70 मार्क्स का ओनली वन एग्जाम होगा, एनुअल एग्जाम। और उसमें इस बार टर्म जो सिस्टम था उसको हटा दिया गया है, जो लास्ट ईयर टर्म सिस्टम यूज किया गया था उसको हटा दिया गया है। तो एक एग्जाम होगा जो कि फाइनल एग्जाम होगा, और बीच बीच में जो आपके PT1 एंड मिड टर्म ये सब एग्जाम्स वगैरह होंगे। बट जो फाइनल एग्जाम है वो 70 मार्क्स थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। 70 मार्क्स थ्योरी में आपको जो मैं क्लासेस यहाँ पे कराऊंगा उसमें से क्वेश्चंस आएंगे वगैरह, तो उनको ध्यान से करें। एंड नेक्स्ट इज द 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का हम लोग प्रैक्टिस ग्राउंड में कभी कभी बीच में करेंगे, प्रैक्टिकल क्लासेस करेंगे। So without wasting time, let me start the screens here so you will understand better. So I hope it is visible to you all. So physical education for class 12 for KB Raisen students. First is the planning in sports. तो जो यूनिट फर्स्ट है वो है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। मैंने जैसे आपको बताया कि 10 यूनिट्स टोटल आने वाली हैं, उसमें से यूनिट 1 है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। कि प्लानिंग क्या होता है, किस तरह से हम टूर्नामेंट्स को प्लान करते हैं, कौन कौन सी इंपोर्टेंट कमेटीज होती हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब हम प्लान कर रहे हैं कोई टूर्नामेंट। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? लेट मी टेक ए पॉज हियर एंड यू राइट डाउन अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग। आपको क्या लगता है कि प्लानिंग क्या हो सकता है? व्हाट इज प्लानिंग? सुना होगा, प्लान करते हैं हम लोग, एवरीथिंग वी प्लान। वी समटाइम वी प्लान आवर हॉलीडेज, समटाइम वी प्लान आवर स्कूल क्लासेस, है ना, कि है ना, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज प्लानिंग। हम लोग अपने डे को भी प्लान करते हैं कि आज हमें दिन में क्या क्या काम करने हैं, किस तरह से करने हैं, ठीक है। उस तरह से हम लोग हॉलीडेज को भी प्लान करते हैं, हमारे ट्रेवल्स को प्लान करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग अपने फूड न्यूट्रिशन को प्लान करते हैं। इस तरह से हम लोग प्लानिंग करते हैं बहुत सारी चीजों का। तो उस चीज उस जनरल वे में प्लानिंग का क्या मतलब होता है? तो प्लानिंग इज सिंपल द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज सो दैट अ सर्टेन गोल और टारगेट कैन बी अचीव्ड। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी या प्रोसेस को अरेंज करना, प्रॉपरली अरेंज करना, तो उसका जो गोल है या टारगेट है उसको अचीव करना है ना, वो होता है हमारा प्लानिंग। कॉमर्स स्टूडेंट्स रिलेट कर रहे होंगे प्लानिंग को, उन लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट में या हाँ बिजनेस मैनेजमेंट में उसको पढ़ा होगा इसको। तो अकॉर्डिंग टू अल्फोर्ड एंड वीट, प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस, द ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट, द विजन बेस्ड ऑन फेथ एंड एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजेंट एक्शन। ठीक है, प्लानिंग क्या है? एक थिंकिंग प्रोसेस है। द ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट, फोरसाइट मीन्स होता है कि आप आगे का स्टेप देख सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग, बहुत लोग करियर प्लानिंग कर रहे होंगे कि मुझे 12th के बाद क्या करना है, तो आपकी फोरसाइट होगी एक कि 12th के बाद ये ऐसा करना है, प्लानिंग होती है। द विजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है, एक विजन है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। मीन्स आपको पता है कि जो फैक्ट है, आप 12th के बाद कॉमर्स अगर आपके पास है तो आप B.Com या फिर कुछ इस सब एरियाज में कर सकते हैं, कॉमर्स के एरियाज में कुछ कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैथमेटिक्स के एरियाज में अपने करियर को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजेंट एक्शन, और आपका एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स आपका साथ बताएंगे, आपका उनका एक्सपीरियंस आपको काम आएगा कि क्या करियर चुनना चाहिए। इस तरह से हम लोग
प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द प्लानिंग जनरल वे में, है ना। अगर हम यहीं पे स्पोर्ट्स में प्लानिंग के बारे में बात करें तो हाउ कैन स्पोर्ट्स में प्लानिंग, जैसे कि अब आप लोग क्लास में आते हैं, ग्राउंड में आते हैं, तो एक टीचर प्लान करके आता है कि इस क्लास के लिए ये गेम, मतलब अगर बड़े बड़े बच्चे आते हैं, मतलब 9 to 12 के बच्चे आते हैं, तो उनको एक डिफरेंट टाइप के गेम्स खेलने के लिए मिलते हैं। उनको मोस्टली टीम गेम्स वगैरह खेलने को मिलते हैं, उनको फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी, मतलब उनको ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। छोटे बच्चे जब जहाँ पे आते हैं वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप लोग जहाँ पे बॉल का इन्वॉल्व है उन गेम्स को कम खेलेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी चाहिए, तो वो नहीं होता उनके बच्चे, उनको डेवलप किया जा रहा है, उनको दूसरे गेम्स खिला के डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक प्लानिंग है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है विशेषताएं, कि क्या क्या उससे क्या फायदे होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। टू अवॉइड लास्ट मिनट हसल, ठीक है। जब हम लोग प्लान करते हैं स्पोर्ट्स में या कोई टूर्नामेंट को लेकर प्लान करते हैं, मान लो कि सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं, जो अभी तक नहीं दिया मैंने। सपोज आपको आपका स्कूल ने बोला है कि क्लास 12 स्टूडेंट्स जो इस बार इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, या स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करेंगे क्लास 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। जो बच्चे क्लास 12 में हैं वो लोग स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आप लोग जब ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्लानिंग्स करेंगे, है ना। तो उसी को चीज को लेकर आज हम लोग ये चैप्टर हमारा बेस्ड है, ठीक है। टू अवॉइड लास्ट मिनट हसल्स, लास्ट मिनट हसल्स मीन्स जो एकदम लास्ट में, कई बार आपने देखा होगा, आप लोग बहुत सारा घर में कोई प्रोग्राम होता है या फिर कभी आपकी प्लानिंग में गड़बड़ हो है तो आप लोग भागते हैं कि अरे नहीं ये भी करना था, वो भी करना, कभी कभी मिस्टेक्स भी होती है, ठीक है। तो इफिशिएंटली सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज, आप आराम से, अगर आपका प्लानिंग रहेगा तो टाइम रहेगा, टाइम भी आप सब चीजों को अचीव करेंगे, तो आप उसको सुपरवाइज कर सकते हैं एक्टिविटीज को, ठीक है। नेक्स्ट इज टू कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट कमेटीज। आप जब भी कोई चीज करते हैं तो बहुत सारी कमेटीज बनाते हैं हम लोग, उन कमेटीज के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। देन द टू अवॉइड मिस्टेक्स, कम से कम मिस्टेक हो उनको अवॉइड करना। टू मेक रूम फॉर इनोवेशन, आप जब आप प्रॉपरली काम कर रहे होंगे, अगर आपका प्लानिंग रहेगा तो आप नया नया इनोवेशन कर सकते हैं, आप सोचेंगे कि हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, नया नया इनोवेशन कर सकते हैं। टू मेक द इवेंट मोर इंटरेस्टिंग, है ना। मोर इंटरेस्टिंग मतलब अच्छे से प्लान करेंगे पहले से, अगर आपका सब काम हो जाएगा, रेडी रहेगा, अगर कोई भी इवेंट है उससे पहले, तो आप उसको और अच्छे से कर सकेंगे, उसको एग्जीक्यूशन अच्छे से कर पाएंगे। टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस, ओके। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, और ये बहुत बार पूछा जाता है कि प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो मेक श्योर यू हैव अ लुक ऑन ऑल दीज पॉइंट्स, और अच्छे से इनको याद करना है, और अपने पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एक लिमिटेड नॉलेज है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा मुझे कुछ ऐड करना है, देन यू कैन ऑल्सो ऐड योर पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि कभी आपने मान लो किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा है, तो वो चीज अगर फिजिकल एजुकेशन में अप्लाई होती है, देन यू कैन ऐड हेयर ऑल्सो, ठीक है। आप अपने पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज द वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जब हम जो अभी कोई टूर्नामेंट कर रहे हैं, कोई टूर्नामेंट कुछ भी करते हैं, उसमें हम लोग वेरियस कमिटीज को कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? तो जैसा कि मैंने लास्ट अभी एग्जाम्पल दिया था कि आपकी जो हाँ, आपके स्कूल ने आपको बोला है कि क्लास 12 स्टूडेंट्स जो एनुअल स्पोर्ट्स डे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसमें वेरियस कमेटीज बनाएंगे हम लोग। जैसे मान लो सपोज हमने कुछ स्टूडेंट्स को लेकर कुछ अलग कमेटी बना दी, वो लोग उस काम को देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी कमेटीज होती हैं एंड कौन कौन सी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। नंबर 1, कमेटी फॉर पब्लिसिटी, ठीक है। कमेटी फॉर पब्लिसिटी, एक कमेटी जो पब्लिसिटी वगैरह करेगी। पब्लिसिटी मतलब कि आपके न्यूज़पेपर में जाना है, कि जैसे दैनिक भास्कर है, रायसेन के लिए भी आता है एक रायसेन भास्कर, रायसेन पत्रिका, है ना। लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं, लोकल न्यूज चैनल होंगे, उनको इन्फॉर्म करना कि केंद्रीय विद्यालय रायसेन में स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो उसमें हम लोग 2 या 3 लोग कमेटी में रहेंगे, वो लोग उनको पूरा अपना मैसेज लिख के डिटेल में उनको सेंड करेंगे, जिससे कि पब्लिसिटी हमारी हो के इस स्कूल में ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज की जा रही है। देन द रिसेप्शन कमेटी,
है ना। जब कभी भी आप होटल्स में जाते हैं तो आपको स्वागत करने के लिए कुछ लोग रहते हैं ना, काउंटर रहता है, वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, तो वो रिसेप्शन होता है। इस तरह से जब आप स्कूल में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो रिसेप्शन कमेटी होगी एक, उसमें कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो रिसेप्शन कमेटी में होंगे। वो क्या करेंगे, जो भी गेस्ट आएंगे या फिर जो कोई भी स्पेक्टेक्टर्स आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, चिल्ड्रंस तो स्कूल के आएंगे आएंगे, उन सबको क्या करेंगे, उनको वेलकम करेंगे और उनको डायरेक्शन बताएंगे कि जैसे कि मान लो सपोज कोई पेरेंट्स जो फर्स्ट टाइम अपने स्कूल में आया है तो उनको डायरेक्शन बताएंगे कि सर आप पीछे ग्राउंड में जाइए, है ना। तो इस तरीके से, या फिर स्पोर्ट्स डे के साथ साथ अगर साइंस एग्जीबिशन भी है तो पहले साइंस एग्जीबिशन में जाइए फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड में आइए। तो इस तरह से रिसेप्शन कमेटी अपना काम करती है वेलकम करने का। देन बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, कभी कभी कोई इवेंट होती है जिसमें लोगों को रहना और खाना, मतलब 2-3 दिन का अच्छा बड़ा प्रोग्राम है, जैसे कभी स्पोर्ट्स इवेंट होती है, बच्चे आते हैं खेलने के लिए बाहर से, तो वहाँ पे हमें इस कमेटी की जरूरत पड़ती है। अब 1 डे के प्रोग्राम में बहुत कम जरूरत पड़ती है, बट हमको जरूरत पड़ती है इस कमेटी की। ठीक है, तो बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, ये कमेटी क्या करती है, बोर्डिंग मतलब रहना, लॉजिंग मतलब खाना पीना, ठीक है, इसके लिए देखती है। तो ये कमेटी रहेगी, इसमें कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे, वो लोग देखेंगे कि कितने गेस्ट किस रूम में, कौन से गेस्ट रुकाएंगे और किस रूम में कहाँ पे कौन रहेगा, ठीक है, तो उनका रहने का। और देन सब लोग का जो लॉजिंग कमेटी में जो खाने पीने का जो भी कुछ है वो सब कहाँ पर होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कमेटी, कई बार हमको बाहर से कुछ लोगों को लेके आना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट कमेटी लगेगी। ट्रांसपोर्ट कमेटी में कुछ लोग रहेंगे जो हमारे गेस्ट को एयरपोर्ट से लेके आएंगे या फिर रेलवे स्टेशन से लेके आएंगे या फिर बस स्टैंड से लेके आएंगे, तो उनको लाना ले जाना। देन अगर आप लोग कोई स्पोर्ट्स इवेंट में कोई मैचेस वगैरह करा रहे हैं, फुटबॉल मैचेस करा रहे हैं, तो उनके रेफरीज आएंगे एंड उनके लोग आएंगे, उनका आना जाना रहना, तो उनका ट्रांसपोर्ट कमेटी देखेगी कि उनका आना जाना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कमेटी ये भी देखेगी, अगर मान लो सपोज कि अगर बच्चों को घर से लाना है तो उनको एक पॉइंट पे रुकाना और उनको लेके आना लेके जाना, पूरा मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम ट्रांसपोर्ट कमेटी का। देन द ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, जैसे कि अगर चूना मार्क हुआ है कि नहीं, ग्राउंड का प्रॉपर्ली मार्क हुआ है या नहीं। देन द इक्विपमेंट कमेटी, है ना, कि इक्विपमेंट वगैरह जो ग्राउंड में जरूरत है, जैसे कि फुटबॉल अगर मैच कराएंगे तो फुटबॉल, और अगर हम टेनिस मैच करा रहे हैं तो टेनिस के रैकेट वगैरह जो कुछ भी है, और नेट वगैरह प्रॉपर्ली है या नहीं है, तो वो कमेटी रहेगी। वो अगर जरूरत होगी तो परचेसिंग भी करना है, वो सब इस कमेटी का काम होगा, ठीक है। इस तरह सभी कमेटीज का काम अलग अलग होता है, तो वो लोग अपने लेवल पे परचेसिंग भी करते हैं। रिसेप्शन कमेटी कुछ रिसेप्शन के लिए जो बुके वगैरह ये सब का परचेस करती है। देन द रिपोर्टिंग एंड लॉजिंग कमेटी, खाने पीने का जो भी, रहने का जो भी जरूरत है हमें, उन सब चीजों को परचेस करती है, किराए पे लेती है टेंट वालों से या इन सबसे, ठीक है। देन द ट्रांसपोर्ट कमेटी कुछ बस वगैरह का अरेंजमेंट करती है, बाद में उन सबका पेमेंट होता है। देन द ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदते हैं कि भाई इस टूर्नामेंट के ड्यूरेशन में या इवेंट के ड्यूरेशन में हमें इन सब का जरूरत पड़ेगा। देन द रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी, रिफ्रेशमेंट वगैरह सप्लाई करना लोगों को, है ना, जब गेस्ट अपने स्टेज पे उनको रिफ्रेशमेंट देना, बच्चों को रिफ्रेशमेंट देना, सुबह शाम देना। ये कमेटी फूडिंग कमेटी के अंदर भी काम करती है, जो फूड कमेटी होती है उसके अंदर। देन द डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, स्टेज डेकोरेशन है ना, और ग्राउंड के साइड में जो डेकोरेशन है उनका, और उसके बाद सेरेमनी कमेटी, सेरेमनी होगी ना, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, तो उन सब का डेकोरेशन वगैरह उनका कैसे होगा वो सबको ऑर्गेनाइज करना, उनका प्लानिंग प्लानिंग करना, वो इस कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द अनाउंसमेंट एंड फर्स्ट एड कमेटी। अनाउंसमेंट मींस वेरियस अमाउंट अनाउंसमेंट होते रहते हैं कि अभी नेक्स्ट मैच इनका होने वाला है, या नेक्स्ट इवेंट ये होने वाला है, नेक्स्ट अभी ये गेम होगा, और किसी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करना। देन मान लो सपोज लास्ट में आपको अवार्ड वगैरह देना है खिलाड़ियों को, प्लेयर्स को, तो उन लोगों को अनाउंसमेंट करना। देन द फर्स्ट एड कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी में जो भी, अगर मान लो कभी खेलते खेलते किसी को चोट लग गई तो मेडिकल स्टाफ रहना कुछ जरूरी है, तो वो फर्स्ट एड कमेटी होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी कमेटीज हैं जो काम करती हैं, ठीक है। तो ये कमेटीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज डिफरेंट डिफरेंट काम करती हैं। इनके अलावा भी आप अपने लेवल पे और अलग अलग कमेटीज को बना सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो और कमेटीज को बना सकते हैं, है ना। अब जैसे भी आपके पास जितने लोग अवेलेबल है, वर्क फोर्स अवेलेबल है, उस सबके अकॉर्डिंग आप लोग अपने कमेटीज को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके,
तो बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, उसमें अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। So first is the pre-tournament responsibilities. So these duties are performed before the commencement of the sports event. Few of the responsibilities are to prepare the budget of the tournament. जैसा कि हमने बताया था, प्लानिंग का हिस्सा ये prepare the budget of the tournament, कि टूर्नामेंट से पहले कब बजट बनाना। नेक्स्ट टू प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ द टूर्नामेंट, कि कैसा टूर्नामेंट रहेगा, कहाँ पे कितने मैच होंगे, कैसे होंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम शेड्यूल बनाते हैं टूर्नामेंट का अभी आगे चल के। टू प्रिपेयर द ग्राउंड कोर्ट एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये एक कमेटी यहाँ पे काम करेगी, लेकिन बहुत सारी कमेटी आपस में काम करती हैं, तो उससे पहले लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं प्री ड्यूरिंग। अब जैसे ड्यूरिंग टूर्नामेंट कुछ कुछ कमेटी का काम नहीं होगा, उनका काम ओनली प्री में होगा या पोस्ट में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कमेटीज काम करेंगी। देन टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस टीम्स, हमको सभी टीम्स को इन्फॉर्म करना, अगर बाहर से कोई टीम्स आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो डिफरेंट हाउसेस को इन्फॉर्म करना कि आपका वहाँ पे ये कंपटीशन होगा, ये करके। टू मेक अरेंजमेंट ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग, रहने खाने का सब कुछ व्यवस्था पहले से करना। टू अरेंज प्राइसेस एंड सर्टिफिकेट वगैरह, प्राइसेस वगैरह परचेसिंग करना, वो एक परचेसिंग कमेटी बनती है, वो लोग अरेंज करते हैं सब प्री टूर्नामेंट, है ना। मतलब आप सबको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बस आप इतना ध्यान में रखो कि एक टूर्नामेंट शुरू होने से पहले या आपके घर में कोई इवेंट होती है, उससे पहले हम क्या क्या करते हैं, हम लोग सब चीज सामानों को जुटाना, लोगों को इनवाइट करना, सामान जुटाना, बजट बनाना, ये सब करते हैं ना। तो वही काम यहाँ पे करना, हमको कुछ डिफरेंट नहीं है। जो घर में इवेंट करते हैं वैसे इवेंट यहाँ पे अगर हमको स्पोर्ट्स के रूप में दे दिया है तो वो हमें किस तरह से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, वो सब है। ओके, नेक्स्ट is the during tournament responsibilities. Okay, now the first is the proper arrangement of inauguration. Inauguration means opening ceremony. अगर किसी भी टूर्नामेंट का इनोग्रेशन है तो वो उसको हम लोग ओपनिंग सेरेमनी भी बोलते हैं, तो उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। टू एंश्योर द शेड्यूल ऑफ द इवेंट, जो भी शेड्यूल बनाया गया इवेंट का वो अच्छे से हो, जो है टाइमली अपना आए और अपना पार्टिसिपेट करके जाएं। जो भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है उनको करना, जो अनाउंसमेंट कमेटी रहेगी वो करेगी। स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड के लिए स्कोर शीट वगैरह प्रोवाइड करना, जिससे मैचेस वगैरह क्या हुआ, किस इवेंट में किसने मेडल जीता है, इन सब के बारे में रिकॉर्डिंग की जा सके। प्रॉपर डिसिप्लिन, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लानिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जब मैचेस चलते हैं तो बच्चे एक्साइटेड होके ग्राउंड की ओर भागते हैं या फिर ग्राउंड की ओर जाते हैं, तो उनको डिसिप्लिन वे में बैठा के रखना है, वो बहुत जरूरी है। टू चेक द अरेंजमेंट ऑफ मील्स, जो खाने पीने का अरेंजमेंट है उसको चेक करना। तो ये ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि जब टूर्नामेंट चल रहा है उस ड्यूरेशन में हम लोग क्या क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं। पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर परफॉर्म आफ्टर द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट खत्म हो गया, आपका प्री हो गया, प्री में आपने तैयारी की, ड्यूरिंग टूर्नामेंट हो गया, अब पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टूर्नामेंट खत्म हो गया उसके बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू गिव अवे द प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स, जो भी प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स है उनको देना। टू प्रोवाइड डिटेल रिजल्ट, ठीक है, जो भी रिजल्ट है उसको डिटेल रिजल्ट को प्रोवाइड करना। देन प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड्स, कभी आप कोई चीज लेते हैं, जैसे कि अगर पानी वाले जो हैं, जो वाटर सप्लायर्स हैं, उनको कुछ कुछ अपने क्या करते हैं, सॉरी, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड्स, जैसे टीम्स आती हैं पार्टिसिपेट करने तो हम लोग कुछ सिक्योरिटी फंड्स ले लेते हैं उनसे, कि अगर आप लोग की टीम रुकी है, अगर आपकी कुछ मतलब कुछ जो हमारे मैट्रेस हैं, जो हमारे पिलोस हैं, या फिर हमारे रूम में कोई भी आपने टूट फूट की, तो उसके हम सिक्योरिटी आपका काट लेंगे, तो इसलिए हम कुछ सिक्योरिटी रिफंड को जमा कर लेते हैं, 2000 रुपीज या 5000 रुपीज जमा कर लेते हैं, उनको रिफंड करना, उनकी टीम्स को वापस करना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द पेमेंट ऑफ द ऑफिशियल, जो भी टूर्नामेंट ऑफिशियल्स आए हैं उनका पेमेंट करना, उनको उनके पैसे देना, कि उन्होंने जो काम किया उसके लिए पैसे देना। प्रेजेंट मेमेंटोस टू द चीफ गेस्ट एंड टू टीम एस्कॉर्ट्स, जो भी टीम एस्कॉर्ट्स आए हैं, जो भी चीफ गेस्ट आए हैं, उनको मेमेंटोस या फिर कुछ भी आप जो भी आपका अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रेजेंट करना। तो ये सब है हमारी
टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो आज की क्लास हम यहीं पे इतना ही रखेंगे, छोटा सा शॉर्ट क्लास रखेंगे, छोटे छोटे लेसन्स करके हम लोग अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे टूर्नामेंट। टूर्नामेंट कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, टूर्नामेंट का मीन्स फिक्सचर कैसे बनाया जाता है, जब लोग खेलेंगे, अलग अलग तरीके के टूर्नामेंट होते हैं, उनको कैसे कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। इसका भी आप देखते होंगे, क्रिकेट वर्ल्ड कप देखेंगे तो वो अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, देन आईपीएल अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप अलग होता है, फुटबॉल लीग अलग होता है, तो हम लोग उस सब चीजों को देखेंगे। सो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।